Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to analyze the ongoing 148 PMA induction process. तो उस PMA 148 के जो अप एंड डाउन हुए हैं उस पर एनालिसिस करेंगे कि किस तरह की सिचुएशन हुई है और क्या खाता इसका 148 का बना है। 148 जो था PMA 148 ये अपने लिहाज से एक मुनफरिद बड़ा अजीब सा और बड़ा एक क्रिटिकल सा था। इस पे हमने पहले जब शुरू होने लगा था जो एनालिसिस किए थे, जो प्रिडिक्शन की थी, तो समहाउ वो तकरीबन ठीक रही। उस पर मेरी पहले मेरी पहले वीडियोस भी हैं जिसको हमने प्रिडिक्ट किया, जो एट दैट टाइम जो सिनेरियोज वर गोइंग ऑन, तो उससे हमें पता चला कि समथिंग व्हाट आर गोइंग टू बी हैपन, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हुए हैं। सबसे पहले तो 148 की जो क्रिटिकलिटी थी वो इस लिहाज से हुई कि 148 पे जो लॉट आनी थी वो सबसे ज़्यादा जो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इंटर के जो लड़के पास होंगे या सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम देंगे उसके बाद वो उन्होंने अप्लाई करना है। अब ये हुआ कि कोरोना की वजह से और ऑनलाइन सिचुएशंस और अनसर्टेनिटी की वजह से एग्ज़ाम्स जो थे वो डिले से होते गए सेकेंड ईयर के, और ऑलमोस्ट इस तरह हुए कि जून जुलाई में, अगर मैं भूल नहीं रहा तो कहीं उस वक्त जून जुलाई में जाके हुए। तो अब जब वो जून जुलाई में हुए तो वो जो लड़के 147 में अप्लाई कर रहे थे वो चूँकि उनके एग्ज़ाम डिले होते गए तो वो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन 148 में जब ये सिलसिला हुआ तो 148 में क्या हुआ कि इधर पेपर ख़त्म होते गए और इधर लड़कों ने तैयारी शुरू कर दी। इधर पेपर अगर होने थे, लेकिन सॉरी बात थोड़ी सी वो गलत कर गया कि 140 जब ये सिलसिला शुरू होना तो ये पेपर लेट होते गए और उसकी इंडक्शन आ गई थी अप्रैल मई में मेरे ख्याल में, अगर हम भूल नहीं रहे। 148 की 148 की जब आना शुरू हुई तो उस वक्त जो बड़ा चंक था इंटरमीडिएट वाला, वो उन्होंने तो पेपर में अपीयर ही नहीं हुआ था क्योंकि पेपर की अनसर्टेनिटी चल रही थी और वो ऑल द वे आगे से होते जा रहे थे कि अभी हो रहे हैं, महीना लेट हुए। उसका जो इन रिस्पॉन्स जो रिज़ल्ट हुआ वो ये हुआ कि लड़कों ने 148 में अप्लाई नहीं किया। 148 में अप्लाई नहीं किया तो अब इंटरमीडिएट के बाद तो 148 में तो लड़के जो मेन चंक था वो गया ही नहीं। तो वो जब गया ही नहीं तो इसलिए जो हमने पहले प्रेडिक्ट किया था कि इसमें लड़के कम अप्लाई करेंगे और इस पर कम होगा, तो ऐसे ही हुआ। अब उसमें जिस तरह ऑलमोस्ट जो 148 की रजिस्ट्रेशन हुई, जो उससे हमने जो से एनालाइज़ किया वो ये था कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ 147 जो थे ना वो उन्होंने अप्लाई किया, हाफ या हाफ से थोड़े से ज़्यादा ने अप्लाई किया। अब उसमें जब ये अप्लाई किया तो अप्लाई करने के बाद उन्होंने टेस्ट देना शुरू किया। टेस्ट जब इनिशियल देना शुरू किया तो ये लड़कों के कम अप्लाई करने की वजह से या इस तरह की कोई चीज़ होने की वजह से कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है आर्मी ने अपनी इंडक्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने तो अपनी जो स्टैंडर्ड रखा हुआ था वो किया, बट उसमें उसके साथ ये हुआ कि ये एक फ़ौज का अच्छा इकदाम था कि उन्होंने परसेंटेज जो थी वो 55 रिक्वायरमेंट कर दी। हालांकि डेट वाज इन प्रीवियसली जो एक थ्रेशोल्ड लाइन लगी हुई थी डेट वाज 60% थी, लेकिन इन्होंने इस पे 55 कर दिया। उस 55 का बहुत फ़ायदा हुआ। तो उसमें चूँकि लड़के ऑलरेडी कम आ रहे थे, लेकिन 55 होने की वजह से थोड़ी सी तादाद ज़्यादा हो गई, बट वो उसका कोई ये जो उसकी वजह से कुछ और हो गया। अगर वो 55 वाले भी ना होते तो ये जितने ने अभी अप्लाई किया है तो उसमें से 20% अब तकरीबन और कम कर लेते तो वो 20% और कम हो जाते। तो इस 55% का बड़ा फ़ायदा हुआ। उस 55% के फ़ायदे के बाद क्या हुआ कि इनिशियल दिया और जो अपने थे मेडिकल और इंटरव्यू और फिज़िकल ये सब कुछ दिए। फ़ौज ने इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वो तो पूरा एक एनालाइज कर रहे होते हैं सिचुएशन, बट उन्होंने अपना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। Whosoever was passing, he was passing। तो जहाँ उनको डाउट हो रहा था, ज़रा सा डाउट हो रहा था, उसको भी उन्होंने फेल किया, ख़ास तौर पे इनिशियल इंटरव्यू में फेल किया। बट जो एज पे थे उनकी भी लॉटरी बाद में खुली कि जो फ़ौज ने तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बट जब प्रोसेस के बाद इनिशियल के बाद उन्होंने जाना था ISSB में, तो ISSB में जाने के लिए एक रिक्वायरमेंट, एक टाइम फ्रेम है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी।
तो अब उसमें इनिशियल में जो इंटरव्यू में रह गए थे उनकी थोड़ी सी चांदी हुई कि जो एज पे रह गए थे तो उन्होंने पीएमए प्रोसेस में उन्होंने जो एज पे रह गए थे, बिल्कुल एज पे, ये नहीं है कि जो बिल्कुल ही सादा थे, फारिग थे, उनको नहीं, जो बिल्कुल एज पे थे उन्होंने उनको आईसीएसबी की का लेटर दे दिया फेल करने के बावजूद कि चूँकि जो कोरम है इसका आईसीएसबी का वो पूरा हो। एक अच्छा साइन है कि एक लड़के ने इनिशियल करके आया, फिजिकल मेडिकल करके आया, और फिर उसके बाद इंटरव्यू में अगर थोड़ा सा घबरा गया, घबरा जाता है बंदा जब जाते हैं नए अननोन के पास, फिर ऑफिसर्स के सामने जब जाते हैं तो अल्टीमेटली तो जो बच्चे हैं वो घबरा जाते हैं, तो उन्होंने उसको कैटर करते हुए उनको पास करके और आईसीएसबी फॉर्म दिया, तो यहाँ से आईसीएसबी फॉर्म मिला। अब तकरीबन 2.5 महीने चलनी थी आईसीएसबी 148 की। अब जब वो जो 2.5 महीने चलनी थी, उस 2.5 महीने में क्या हुआ कि 2.5 महीने में जो आईसीएसबी का जो टाइम फ्रेम था पीएमए के लिए, उसमें टीसीसी वालों का भी लिया गया, उसमें 1-2 ग्रुप लड़कियों के भी थे जो आई थिंक एयरफोर्स के थे, शायद कि एयरफोर्स वाले थे, वो भी लिए गए। शॉर्ट सर्विस वाले भी, या जो आईसीटी या जो आईटी वाले होते हैं इनके भी आईसीएसबी ली गई, और शॉर्ट सर्विस वालों की और टीसीसी वालों की भी ली गई। तो क्योंकि ऑलरेडी लड़के कम थे तो इस पे जो है पीएमए के लड़के कम थे तो उनकी भी एडजस्ट की गई। तो 2.5 महीने ये प्रोसेस चला। अब आप जब ये चला 2.5 महीने तो उस पर जो था, जब वो लोग आईसीएसबी चल रही थी उसमें आईसीएसबी वालों ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। व्हाटसोएवर वाज द कंडीशन के उन्होंने स्टैंडर्ड को जाने नहीं दिया कि यार अभी इस दफ़ा बंदे कम हैं तो हम उसको ले लेते हैं। जिसने दिखाया जो दिखाया उसके बाद उन्होंने उसका वो रिज़ल्ट पाया जिस कैंडिडेट ने जो जिस तरह अपने आप को शो किया उसका रिज़ल्ट पाया। तो जो एज़ फार एज जो हम उसके एनालिसिस करें तो उसमें आई हैवंट सीन a little bit compromise by the selector side, by the ICSB side, कि अगर लड़के कम है तो उन्होंने कहा होगा चलो यार थोड़ा सा ICSB का स्टैंडर्ड कम कर लेते हैं, टेस्ट कम कर लेते हैं, या ज़रा ढीला हाथ रखते हैं। उन्होंने ढीला हाथ नहीं रखा, पूरा पूरा कोर्स भी फेल किया, और जो पास हो रहे थे अगर एक ग्रुप से 2-2 3-3 हो रहे हैं उन्होंने वो भी पास किए, नहीं पास हो रहे थे उन्होंने नहीं किए। एक पूरी 150-200 के बंदों में से 250 के बंदों में से 4-5 पास हो रहे हैं या 10 पास हो रहे हैं, तो जो पास हो रहे हैं उनको पास किया, जो नहीं हो रहे थे उन्होंने उनको मेहरबानी करने की कोशिश नहीं की। तो अब इस चीज़ से पता चलता है कि चाहे कुछ भी कंडीशन हो जाए, एक फ़ौज ज़ाहिर एक बहुत ज़बरदस्त इदारा और बहुत ज़्यादा उसकी एक रेपो है, तो वो रेपो को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, और सिलेक्टर्स जो हैं वो सिंपथी नहीं दिखा रहे उस बंदे के लिए जिसमें बेचारे में कुछ नहीं है। एक होता है ना पैशन, एक होता है पोटेंशियल। तो पैशन तो हर बंदे का, आप किसी से रोड पे स्वीपर है ना उससे भी पूछो वो भी कहेगा जी मैं पैशन है फौज में जाने का। पोटेंशियल जो है ना वो कम बंदों में होता है। तो पोटेंशियल को देखा है, पैशन डेफिनेटली देखा है, पैशन के बाद पोटेंशियल भी देखा है। तो पोटेंशियल था और नहीं समझ में आया तो सिलेक्टर वही है, अब उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं समझ में आया तो नहीं आया समझ में, अल्टीमेटली दे आर दी अथॉरिटीज़। सो अथॉरिटी पे तो फिर उन्होंने कोई वो नहीं किया। लेकिन क्या हुआ कि अभी जब आप ये भी आप देखें कि ये जो कोरोना की वजह से और सेकंड ईयर के जो एग्ज़ाम थे वो जो लेट हुए उसकी वजह से जो नॉट रिकमेंडेड लड़के थे कुछ, अगेन जिस तरह इनिशियल इंटरव्यू के लिए किया था, जो कुछ बंदे, चंद बंदे जो कि एज पे नॉट रिकमेंड हुए थे, एज पे नॉट रिकमेंड हुए थे, चीज़ों में सही थे लेकिन आखिरी बिल्कुल मुँह पे खड़े हुए थे सर्कल के, और सर्कल में एंटर नहीं हो पा रहे थे। उनमें से कुछ को कॉलें आई जिसमें टीसीसी वाले भी थे, जिसमें पीएमए वाले भी थे। अभी स्टिल जो है क्या कहते हैं पीएमए की आईसीएसबी अभी भी चल रही है, लास्ट बैचेस चल रहे हैं। तो इसके बाद मेडिकल और फिर फाइनल सिलेक्शन होनी है। फाइनल सिलेक्शन क्या नहीं होती, लेकिन जो लड़के चूँकि कम सिलेक्ट हुए इस वजह से जो बंदे एज पे नॉट रिकमेंड थे उनको भी बुलाया गया। अभी अब ये देखें कि अल्लाह पाक की रहमत जब आती है तो वो कैसे आती है कि एक लड़का नाउम्मीद हो के रिज़ल्ट हाथ में नॉट रिकमेंड हो गया, बट अल्लाह पाक अपनी रहमत दिखाता है, अपना करम दिखाता है जब दिखाना होता है, जिसको दिखाता है तो वो दिखाता है, और जिसको सबको दिखाता है कि भाई दूसरे भी मायूस ना हो। तो मायूसी तो वैसे भी गुनाह है, तो मायूस तो जब तक सांस है मायूसी ना रखें। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू एंजॉय बट वेरी हार्ड फॉर एगनी। तो उसको ये अल्लाह पाक का बड़ा एक अजीब सा, मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि जी नॉट रिकमेंडेड को बुलवाया, मतलब नॉट रिकमेंडेड को रिकमेंड कर दिया। आगे सिलेक्शन होती है या नहीं ये तो
आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या चल रहा है। प्लस ये 148 ISSB है, ये बजाते खुद अपने इटसेल्फ जो थी अप एंड डाउन इसमें चलता, इसमें इनोवेशंस आई, जिसमें मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि ग्रुप डिस्कशन जो है इस वक्त डिप्टी प्रेसिडेंट ले रहे हैं। अब क्या हुआ कि GTO का जो बर्डन था, जो कि बड़ा अच्छा, मेरी नज़र में बड़ी अच्छी बात है कि मतलब मेरी नज़र में तो लेक्चरेट भी GTO से हटाना चाहिए, वो फिज़िकल देखे सिर्फ या प्लानिंग देखे, जो उसका काम है, जो बोलने वाले सारे काम जो हैं कॉन्फिडेंस वाले काम है वो डिप्टी प्रेसिडेंट को देने चाहिए। तो 12 जो भी था वो अब ये कि इस इधर से उठा के ग्रुप डिस्कशन उठा के डिप्टी प्रेसिडेंट को दे दिए। डिप्टी प्रेसिडेंट के लिए बजाते खुद GTO का बर्डन कम हुआ, उसकी सिलेक्शन और थोरो उसने करनी, और उसकी जो हेक्टिक रूटीन है जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो उसकी हेक्टिक रूटीन थोड़ी सी ख़त्म हुई और डिप्टी प्रेसिडेंट का काम आसान हुआ। ऑल्दो उनको टास्क दे दिया गया, बट वो जहाँ वो 4 दिनों में एक कैंडिडेट की दिया तस्वीर देखता है या 10-15 मिनट उसके इंटरव्यू में उसको सामने बिठा के देखता है, नाउ ही वॉज ऑलमोस्ट ट्राइंग टू गेट द आइडिया फ्रॉम द 3 वेज। ऐसे जो बायोडाटा फॉर्म वगैरह जो हैं वो तो हैं ही एसेज, और ग्रुप डिस्कशन और देन इंटरव्यू में भी ये एनालिसिस हैं कि जिन लड़कों ने ग्रुप डिस्कशन में अच्छा पार्टिसिपेट किया उनका इंटरव्यू भी का थॉरो हुआ। जिन्होंने नहीं मतलब जो पता चल जाता है कि आप इतना टाइम क्यों वेस्ट करें, ऐसे खामखा ड्रामेबाजी तो नहीं करनी कि यार लड़के में है कुछ नहीं और उसको ऐसे आधा घंटा बिठा के डिप्टी प्रेसिडेंट बिठाए रखे और वो क्या कि जो जी वो कर रहे हैं, उसको खामखा सब्ज़ बाग वो बैठा हुआ देख रहा हो कि मैं अपने आप को नहीं है उसमें चीज़ पोटेंशियल, तो फारिग किया, जो कि अच्छी बात है। मतलब मेरी ज़ाती नज़र में तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि नहीं है तो 5-10 मिनट में फारिग करके वो करो। जिसमें करंट था, जिसने अच्छा पार्टिसिपेट किया, उसको ग्रुप डिस्कशन में उसको टाइम भी मिला डिप्टी प्रेसिडेंट का। और यही है कि हम सबकी इंसान की साइकी है, जिससे इंटरेस्ट ना हो बंदा ज़्यादा बात भी उससे नहीं करता ना, तो इस लिहाज से ये। प्लस उसमें जो आप ये देखें कि इंग्लिश को नहीं जाने दिया। इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंग्लिश के बगैर काम चल नहीं रहा ISSB में, बल्कि फ़ौज के इंडक्शन में चल ही नहीं रहा। इनिशियल इंटरव्यू से पहले इनिशियल इंटरव्यू से पहले ऐसे लिखवाया जा रहा है, ऐसे या पॉइंट, उसको पॉइंट्स क्या है, ऐसे तो 5 आधे पेज का, वो ऐसे तो नहीं होता, आधे पेज के तो बस पॉइंट्स होते हैं जो बंदे का जनरल एक आइडिया लेते हैं कि जी अंग्रेज़ी कितनी आती है या मेरी तरफ फारिग है बिल्कुल अंग्रेज़ी से, या कोई पॉइंट्स जो हैं वो इजी गेटिंग दी, मतलब इजी एबल टू कन्वे इस पॉइंट और नॉट इन दी ISSB, तो उसका ये लिया गया। सिमिलर गोज इन दी ISSB, जहाँ उन्होंने देखा कि लड़के में पोटेंशियल है, अंग्रेज़ी अच्छी बोलता है, उसका अच्छा इमेज बना और लड़कों को भी उन्हीं को बुलाया गया जो नॉट रिकमेंड थे उनको बुलाया गया कि पास करने के लिए, कि उनको रिकमेंडेशन लेटर दिया गया। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है। तो इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि एक तो अपनी अंग्रेज़ी अच्छी करें, अपने जो है क्या कहते हैं अपनी अंग्रेज़ी अच्छी करें और अल्लाह ताला पे उम्मीद रखें। अल्लाह ताला नॉट रिकमेंडेशन वालों को रिकमेंडेशन लेटर दिलवाता है, नॉट क्लियर्ड वालों को या नॉट कंसिडर्ड फिजिबल इन जो इनिशियल इंटरव्यू है उनको इंटरव्यू पास करवाता है। तो अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें, बट अपने अंदर पोटेंशियल भी पैदा करें। पैशन तो हर बंदे में होता है, तो पोटेंशियल भी पैदा करें। तो क्योंकि इन्होंने जो ISSB वाले ना इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ना ये करते हैं, ना ही इनको ज़्यादा कोई देर लगती है। जिस तरह इवन जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेके अभी जिस तरह ये लेकर आए हैं ना पाकिस्तान में, जो पूरे नंबर लेकर जीनियस आए हैं और MD कैट वगैरह में रह गए हैं, तो ये जब उनके सामने जाएंगे ना जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं ISSB में, तो MD कैट वाले तो अगर 4 पेजेस भरवा के देखते हैं ना तो वो 4 सेकंड में बंदे की ना अच्छे मार्क्स को देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अच्छे मार्क्स जो हैं वो पेन से लिख कर आए हैं या कोई और सोर्सेज यूज़ किए। तो आई थिंक कि थोड़े से एनालिसिस जो किए हैं समझ में आएंगे और इससे हम कोई थोड़ा सा सबक हासिल कर सके तो करेंगे। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज़।